358 ये तो डेमन किंग आरव है। व्हाइट फ्रॉस्ट ने पूरे ड्यूलिंग ग्राउंड को कवर कर लिया था, जिससे फायरबॉल्स के चमकते शॉट्स को दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था। आरव ने महसूस किया कि भैरो को इस फायरबॉल के स्नीक अटैक के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। उसने अपनी चालाकी से यह तय किया कि वो आइस लॉक के अंदर रहते हुए इस फायरबॉल को कैसे डॉज करेगा। फायर बर्स्ट बिल्कुल सही समय पर कास्ट किया गया था, जब भैरो आइस लॉक के दोनों ओर से घिरा हुआ था। दूसरे मैजिशियंस शायद अपने डिफेंसिव स्पेल्स या इक्विपमेंट का सहारा लेते, लेकिन भैरो किसी साधारण मैजिशियन की तरह नहीं था। वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, यहां तक कि अटैक्स की बारिश के बीच भी। मैं तुम्हें एक वाटर बैरियर दे दूंगी, पीछे से टीम की फीमेल मैजिशियन ने कहा। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, भैरो ने आराम से जवाब दिया, जब वो हमलों से बचते हुए चारों ओर घूम रहा था। आइस लॉक की फ्रॉस्टेड चेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, एक भी हिट किसी की हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन भैरो ने अपनी तेजी और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए विंड ट्रैक की मदद से अपनी दिशा को बड़ी चालाकी से बदल दिया, जैसे वो हमलों से आगे भागने वाला हो। अनुराग, जो आइस लॉक को कंट्रोल कर रहा था, जब उसने भैरो की दिशा बदलते देखी, तो उसने तेजी से अपने टारगेट को एडजस्ट किया। लेकिन भैरो ने पहले ही अपनी दूसरी चाल सोच रखी थी। उसने अचानक से दिशा बदली और विंड ट्रैक का इस्तेमाल करके बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर स्लाइड किया, बिना किसी अटैक को छुए। उसके हाथ अब भी उसकी जेबों में थे, और वो बड़ी सहजता से ग्राउंड पर स्लाइड कर रहा था, जैसे वो खुद हवा का राजकुमार हो। उसके इस शानदार स्टाइल और एलिगेंस को देखकर दर्शकों में बैठी लड़कियां उसकी प्रशंसा में जोर जोर से चीखने लगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भैरो ने भीड़ की चीखों और चमकती लाइट्स का आनंद लेते हुए एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। आइस लॉक से बचने के बाद उसने पीछे की ओर स्लाइड किया, फिर अचानक से अपने दाहिनी ओर झुका। तभी एक फायर बर्स्ट उसके ऊपर से उतरा, जैसे वो पहले से ही उसके इंतजार में हो। मैंने पहले ही कहा था, ये बेसिक स्पेल बेकार है। भैरो ने अपनी चालाकी से दिशा बदली और फायर बर्स्ट के एरिया से तुरंत बाहर निकल गया, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात न हो। लेकिन जैसे ही फायर बर्स्ट जमीन पर गिरा, एक तेज धमाका हुआ, जिससे चारों ओर एक बड़ी आग की लपटें उठी। 10 मीटर तक फैलती लपटें, जैसे जलता हुआ विशाल सांप अपनी पूंछ लहराते हुए इधर उधर फैल रहा हो। इस धमाके से हवा में झटके की तरंगें भी उठी, जिसने न सिर्फ आइस चेस को हिला दिया बल्कि भैरो के आत्मविश्वास को भी झटका दिया। भैरो को पूरा यकीन था कि वो फायर बर्स्ट के इफेक्टिव एरिया से बाहर है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये साधारण फायर बर्स्ट नहीं था। इसका इफेक्टिव एरिया 20 मीटर तक फैल गया, जो उसके अनुमान से कहीं ज्यादा था। एक साधारण फायर बर्स्ट, भले ही सोल सीड के साथ हो, सिर्फ 10 मीटर के दायरे में रहता है। लेकिन ये फायर बर्स्ट इससे कहीं बड़ा और शक्तिशाली था। भैरो करीब 12 मीटर की दूरी पर था। उसे लगा था कि वो सुरक्षित है और शायद लपटों से निकलने वाली हवा में उसके बाल खूबसूरती से लहराएंगे। लेकिन उसकी उम्मीदें तब चूर चूर हो गईं जब लपटों ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। लपटों ने उसे हवा में उछाला और फिर जमीन पर पटक दिया। उसकी नीले लहराते बाल अब बिखरे हुए थे और कुछ जगहों से जल चुके थे। उसके हाथ अभी भी उसकी जेबों में थे, और उसे उन्हें निकालने का समय भी नहीं मिला। वो जमीन पर सीधे मुंह के बल गिरा, और उसने महसूस किया कि उसकी नाक से खून बह रहा था। शिट, भैरो फुसफुसाया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी जो हैंडसम इमेज थी, जो उसने इतने मेहनत से बनाई थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जब वो खड़ा हुआ, उसका चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था, और वो लगभग पागल हो गया। अब मुझे याद आया कि वो बंदा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। लगता है वो फायर कैंपस का डेमन किंग आरव है, जिसने अपने बेसिक स्किल्स को चौथे लेवल तक लेवल अप किया है। दूसरी टीम की फीमेल ने कहा। तुम मुझे ये सब अब बता रही हो? भैरो गुस्से से चिल्लाया। भैरो को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेसिक स्पेल इतना ताकतवर हो सकता है। फायर बर्स्ट लगभग इंटरमीडिएट स्पेल के बराबर था। भैरो ने अब तक कई दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था जो सिर्फ बेसिक स्पेल्स पर इतना पैसा बर्बाद करे। उसकी फायर रोज फ्लेम उसके फायर स्पेल्स की ताकत को 250% बढ़ा देती है। और जब फायर बर्स्ट चौथे लेवल पर पहुंच जाता है, तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसका फायर बर्स्ट साधारण फायर बर्स्ट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये लगभग एक हाफ इंटरमीडिएट स्पेल के बराबर है,
फीमेल ने उन्हें समझाया। लगता है मैंने इसे गलत आंका था। मैंने इतना समय उनका ध्यान खींचने में बिताया, तब तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? भैरव ने निराश होकर पूछा। नहीं, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा आइस लॉक लगभग काम कर चुका था? लाल लिपस्टिक वाली फीमेल ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं आरव को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। अफवाहों के मुताबिक वो पूरी तरह से एक किलिंग मशीन है। हम बाकी लोगों पर ध्यान देंगे, मस्क्यूलर अर्थ एलिमेंट वाले स्टूडेंट ने कहा। जब भैरव को पता चला कि उसके टीममेट्स पहले से ही अपने मूव्स पर काम कर रहे थे, तो उसने तुरंत अपने शर्मिंदगी को भुलाने की कोशिश की। उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा था, हालांकि उसे चोट का थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। उसने अब सीरियस होकर लड़ाई में उतरने का फैसला किया, क्योंकि उसका शुरुआती ढीला रवैया उसे रेफरी से ज्यादा पॉइंट नहीं दिला सकता था। तो क्या हुआ अगर वो डिस्ट्रिक्ट स्पेल्स से लैस है? मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ, भैरव ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी उंगलियों के बीच एक काला ऑरा बह रहा था और धीरे धीरे तेज नुकीली स्पाइक्स में बदलने लगा। जॉइंट शैडो स्पाइक, शैडो डार्क मून। भैरव ने अपनी उंगलियों को फैलाया। काले ऑरास ठोस होकर काले नुकीले स्पाइक्स में बदल गए, जो वो अपनी उंगलियों के बीच पकड़ रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। टोटल 3 स्पाइक्स थे। भैरव ने इन स्पाइक्स को थ्रो किया और वो तुरंत हवा में गायब हो गए। पहले और दूसरे लेवल के जॉइंट शैडो स्पाइक की तुलना में तीसरे लेवल का जॉइंट शैडो स्पाइक कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये स्पाइक्स शैडो में छिपे रह सकते थे और एक कमांड देने पर टारगेट पर हमला कर सकते थे। पहला स्पाइक टारगेट के मूवमेंट को रोकता है, दूसरा उसके थॉट्स को सील कर देता है, और तीसरा स्पाइक टारगेट की आत्मा को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकता है। अगर कोई इंसान पहले स्पाइक से हिट हो जाता है, तो वो हिल नहीं सकता। अगर दूसरा स्पाइक भी हिट करता है, तो उस टारगेट के दिमाग में कोई भी स्पेल कास्ट करने की क्षमता नहीं बचेगी। तीसरा और सबसे घातक स्पाइक सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे टारगेट को न सिर्फ बहुत दर्द होगा, बल्कि उसका जीवन काल भी कम हो सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ, तो ये आत्मा को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, और ये नुकसान परमानेंट हो सकती है। आरव जानता था कि उसका शैडो एलिमेंट इंटरमीडिएट स्पेल अभी तक तीसरे लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो इस खतरनाक जादू से अच्छी तरह परिचित था। इस समय जॉइंट शैडो स्पाइक्स कहीं आसपास छिपे थे, और आरव को इनसे बचने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कब हमला करेंगे। हालांकि इन स्पाइक्स को स्वतंत्र रूप से हिलने की क्षमता नहीं थी। उन्हें अपनी मौजूदगी को छिपाने के लिए परछाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुझे अभी लाइट प्रोटेक्शन देने की चिंता मत करो। भैरव इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपने जॉइंट शैडो स्पाइक्स को तुरंत इस्तेमाल करे। उन दोनों की सुरक्षा पर ध्यान दो। आरव ने श्वेता को रोका जब उसने उस पर लाइट प्रोटेक्शन डालने की कोशिश की। लाइट प्रोटेक्शन, सेक्रेड शील्ड की अवधि जॉइंट शैडो स्पाइक्स के मुकाबले कम थी, और भैरव सिर्फ इस प्रोटेक्शन के खत्म होने का इंतजार कर सकता था। इसलिए आरव नहीं चाहता था कि श्वेता इस जरूरी डिफेंस को यूं ही बर्बाद करे। श्वेता ने सिर हिलाया और तुरंत अपना ध्यान सिद्धू और अनुराग की सुरक्षा पर लगा दिया। CH-359 मुझे समनिंग एलिमेंट से नफरत है। हे, मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ था? एक गहरी आवाज ने दीप्ति के कानों में गूंजते हुए पूछा। दीप्ति पहले थोड़ी हैरान थी, सोच रही थी कि शायद ये कोई उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अक्सर इस तरह की हालातों में होती थी। लेकिन जब उसने उस इंसान की ओर पलटकर देखा, तो उसके चेहरे पर कोई छिपी हुई मंशा नहीं दिखी। उसकी आंखों में ठंडक थी, जो किसी जवान इंसान में देखने को नहीं मिलती। दीप्ति ने हल्की सांस लेते हुए हालात को समझाया। वो लड़की टीम के साथ 2 बैटल्स में हार गई और उसके एक टीममेट ने काफी बुरा भला कहा। शायद उसे इस तरह के बुरे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो रो पड़ी। वो इंसान शांत बना रहा, उसकी आंखों में हल्की सी गहरी सोच का संकेत था। मैं समझ गया, धन्यवाद। फिर वो आदमी वापस मैच की ओर ध्यान देने लगा, जैसे अचानक वो एक साया बन गया हो, बिना किसी हलचल के। उसकी मौजूदगी इतनी शांत थी कि दीप्ति को महसूस हुआ कि जैसे वो वहीं होते हुए भी वहां नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से मैच की ओर किया। आरव के सामने अभी एक गंभीर समस्या थी, जॉइंट शैडो स्पाइक्स, जो अभी भी ड्यूलिंग ग्राउंड के चारों ओर कहीं छिपे हुए थे। जॉइंट शैडो स्पाइक को इंटरमीडिएट स्पेल्स में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है, खासकर जब बात किसी को जकड़ने की हो।
लेकिन इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। स्किल्ड ओपोनेंट आमतौर पर परछाइयों वाले इलाके से दूर रहते हैं, जिससे जब ये स्पाइक्स बाहर आते हैं तो उन्हें समय रहते डॉज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन दीप्ति जानती थी कि एक सच्चा एक्सपर्ट सिर्फ जॉइंट शैडो स्पाइक पर निर्भर नहीं रहता। ये स्पेल उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर असली जीत तो तभी मिलती है जब वो इसे अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। आरव के चारों ओर बिजली की चमक अब और भी तेज हो गई थी, और उनकी गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि भैरव की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। लाइटनिंग सीड इंद्र वज्र होने के कारण आरव अगर तीसरे लेवल का थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक्स कास्ट कर लेता तो भैरव और उसकी टीम को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता। उनके बचाव के लिए डिफेंसिव स्पेल्स के साथ डिफेंसिव इक्विपमेंट का सहारा लेना बेकार हो जाता। आखिरकार ये स्पेल इंटरमीडिएट रैंक के सबसे घातक और डिस्ट्रिक्ट स्पेल्स में से एक है। इसकी शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ठीक उसी समय जब आरव अपने टीममेट्स के कवर के पीछे स्टार पैटर्न को पूरा करने के करीब था, एक तेज जॉइंट शैडो स्पाइक परछाइयों से बर्फ की तरह निकलकर उसकी ओर तेजी से बढ़ा। वाटर बैरियर इसे रोक नहीं पाएगा, सावधान। अनुराग ने तेजी से आरव को चेतावनी दी। आरव अच्छी तरह जानता था कि श्वेता ने पहले ही लाइट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल सिद्धू को आइस लॉक से बचाने के लिए कर लिया था। उसने तुरंत हालात को समझा और बिना समय गंवाए अपने आधे अधूरे स्टार पैटर्न को वापस लिया और बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर छलांग लगाई, जिससे वो जॉइंट शैडो स्पाइक से पूरी तरह बच गया। इतनी जल्दी बेचैन हो गए? आरव ने अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ भैरव की ओर देखा। जॉइंट शैडो स्पाइक कोई साधारण स्पेल नहीं था। ये तुरंत अवेलेबल नहीं होता जब तक कि स्टार पैटर्न पूरी तरह तैयार न हो। आरव के एक ही झटके में तीनों स्पाइक्स से बच जाने के बाद भैरव के सबसे बड़े हमलों का खतरा आधा हो चुका था। लेकिन भैरव भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हारे लाइटनिंग स्टार पैटर्न को बनने से रोक दिया तो ये बेकार नहीं गया। हालांकि उसकी सुकून भरी मुस्कान के नीचे चिंता भी झलक रही थी, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि आरव का अगला हमला कुछ और भी जबरदस्त होने वाला था। भैरव की आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने खुद को आगामी भयानक झटके के लिए तैयार करना शुरू किया। जैसे ही आरव ने पहले स्पाइक को चकमा दिया, भैरव ने दूसरा स्पाइक दाग दिया। हालांकि जॉइंट शैडो स्पाइक का इस्तेमाल किसी को जकड़ने के लिए किया जा सकता था, अगर ये सही जगह पर लग जाता तो लड़ाई लगभग खत्म हो जाती। भैरव को उम्मीद थी कि वो आरव को जल्दी हरा देगा, लेकिन आरव पहले से ही दूसरे स्पाइक के लिए सतर्क था। जब भैरव को लगा कि उसने सही समय पर हमला किया है, तब आरव ने उसे बेसब्र कहा, क्योंकि भैरव एक साथ दो स्पाइक्स का इस्तेमाल कर रहा था। आरव, जो खुद भी एक शैडो मैजिशियन था, शैडोज के इस्तेमाल में भैरव से कम अनुभवी नहीं था। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि उसका ओपोनेंट सिर्फ उसके स्पेल कास्ट करने के प्रोसेस को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। आरव की हथेली पर फ्लेम्स दिखाई देने लगे, जिसे उसने सीधे हवा में फेंक दिया। फायर की रोशनी ने तुरंत उस शैडो स्पाइक को उजागर कर दिया जो उसकी ओर आ रहा था, और उसकी शक्ति काफी हद तक कमजोर हो गई। एक बार जब आरव ने शैडो स्पाइक का रास्ता देख लिया, तो उसे चकमा देना आसान हो गया। उसने बस एक साइड स्टेप लिया, और दूसरा स्पाइक उसके पास से निकल गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी स्पाइक बचा है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करना। बेशक, अगर तुम इसे मेरी अगली स्पेल को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आरव ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा और अनुराग को अपने साथ वाटर और आइस के एलिमेंट से उसे कवर करने दिया। आरव के चारों ओर नए स्टॉर्स दिखाई देने लगे, जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। स्टॉर्स तेजी से एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जैसे वो स्पेस को चीरने वाले हो। ये लड़का समनिंग करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी टीम की फीमेल ने कहा। न तेरे की, मैं तो भूल ही गया कि इसके पास डबल इनेट एलिमेंट्स है, भैरव ने उसे कोसते हुए कहा। उन्हें पहले से ही पता था कि आरव के पास डबल इनेट एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब वो असल में उससे लड़े तो उन्हें काफी चिढ़न महसूस हुई। भैरव के पास अब सिर्फ एक आखिरी शैडो स्पाइक बचा था। इस स्पाइक का इस्तेमाल किसी बेसिक स्पेल की चैनलिंग को रोकने के लिए करना कुछ ज्यादा ही होता, और अगर वो सफल भी हो जाता तो भी आरव उस स्पेल को आसानी से फिर से कास्ट कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक बेसिक स्पेल था। आरव ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को समन कर लिया, जो कि एक ऐसा समन बीस्ट था जिसकी ताकत एवरेज वॉरियर क्लास क्रिएचर से थोड़ी कम थी।
करीब से मुकाबला करना हमेशा से ज्यादातर मैजिशियंस की कमजोरी रही है। स्विफ्ट स्टार वुल्फ वॉरियर क्लास क्रिएचर्स के बीच सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन टॉप 20 में रैंक स्टूडेंट्स को उलझाए रखने के लिए वो काफी ज्यादा था। मेरा स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपनी स्पीड पर गर्व करता है। तुम लोग इसके साथ थोड़ा मजा कर सकते हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और वुल्फ के फर को सहलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी एक्साइटेड था। जब तक उसे फ्लेम बैले के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ता, तब तक वो हमेशा अपनी क्रूरता दिखाने के लिए तैयार रहता था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने आरव के साथ काफी समय बिताया था, इसलिए वो भी चालाक हो गया था। उसे पता था कि उसका मालिक मजबूत दुश्मनों से लड़ रहा था, जो वॉरियर क्लास क्रिएचर्स का सामना करने में माहिर थे, इसलिए वो तुरंत हमला करने की बजाय अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर चुपचाप किनारों पर दौड़ने लगा, सही मौके का इंतजार कर रहा था जब उसके दुश्मन अपना ध्यान कम कर दें। कुछ ही समय पहले भैरो का जॉइंट शैडो स्पाइक आरव की टीम को निशाना बना रहा था, जिससे उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक वॉरियर क्लास बीस्ट के बैटल में शामिल हो जाने से हालात और भी गंभीर हो गए थे। जैसे ही उनका यान भटकता, स्विफ्ट स्टार वुल्फ बिना किसी देरी के उन पर हमला कर देता। मैं हमेशा से समनिंग एलिमेंट से नफरत करता था, मस्क्यूलर बॉडी वाले स्टूडेंट ने कहा। अब आरव का सिर्फ बेसिक स्पेल ही लगभग इंटरमीडिएट स्पेल जितना ताकतवर था, और उसके पास डिस्ट्रिक्ट लाइटनिंग एलिमेंट भी था। साथ ही उसने एक वुल्फ को भी समन कर लिया था, जो उसके पक्ष को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल 362 डिस्ट्रिक्ट स्पेल्स। अरे, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि तुम्हारे पास समनिंग एलिमेंट भी है। शानदार, बहुत बढ़िया। सिद्धू और अनुराग तुरंत मुस्कुराने लगे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को समन करने से उन्हें एक बड़ा फायदा मिला। अब उनके ओपोनेंट्स में से एक को उस वुल्फ के साथ निपटना होगा, जिससे आरव की टीम को आसानी से अपने स्पेल्स कास्ट करने का मौका मिल जाएगा। बेसिक स्पेल्स के बीच मुकाबले में यही होता है, खुद को इंटरमीडिएट स्पेल्स कास्ट करने का मौका देना। जैसे ही स्विफ्ट स्टार वुल्फ समन हुआ, सिद्धू और अनुराग ने तुरंत अपने स्टार पैटर्न्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया। रोलिंग वेव। अनुराग, जो एक बड़े कद का इंसान था, जब जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज का प्रभाव डरावना सा था। उसके हाथों के उठते ही एक विशाल सैलाब उसके पीछे कहीं से प्रकट हुआ। पानी ने दोनों तरफ से मिलकर एक सशक्त लहर का रूप ले लिया। वाटर एलिमेंट की इस बड़ी लहर ने ड्यूलिंग ग्राउंड को एक विशाल जल सर्प की तरह घेर लिया, जो सीधा भैरो और उसकी टीम की ओर बढ़ रही थी। रॉक बैरियर। मस्क्यूलर स्टूडेंट ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने जल्दी से अपनी टीम के सामने एक बड़ी चट्टान की दीवार खड़ी कर दी, ताकि लहर को रोक सके। लहर चट्टान से टकराए और पानी हवा में 10 मीटर तक छिटक गया। हम्फ, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मस्क्यूलर स्टूडेंट ने चट्टान के पीछे खड़े होकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अपने हाथ ऊपर उठाए। वुल्फ को संभालो, रेड लिप्स वाली स्टूडेंट ने चेतावनी दी। मस्क्यूलर स्टूडेंट ने अपने दाईं ओर देखा और देखा कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ बारिश की बौछार के बीच से उछलकर उसकी तरफ आ रहा था। वुल्फ के बड़े बड़े नुकीले दांत अचानक से कम 10 गुना बड़े हो गए और वो तेजी से उसकी ओर झपटने लगा। वुल्फ ने तेजी से हमला किया और रॉक बैरियर को टुकड़ों में तोड़ दिया। मस्क्यूलर स्टूडेंट का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। घबराहट में उसने अपनी रक्षा के लिए आर्मर इक्विपमेंट को समन किया। आर्मर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना उसके लिए आखिरी बचाव था, यानी उसने अपना सबसे बड़ा दांव अब खेल दिया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी चालाक था। जैसे ही उसने देखा कि उसका शिकार आर्मर इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, वो पीछे हट गया, जिससे दबाव कम हो गया। तभी कुछ आइस चेन उसकी तरफ बढ़ी, जो लगभग उसे फंसाने वाली थीं। लेकिन स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने तुरंत दौड़ लगाई और खुद को फंसने से बचा लिया। वो हरामी, रेड लिप्स वाली मैजिशियन ने गुस्से में कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ आइस चेन के जाल से भी तेज था। उसने स्पेल को जल्दी से चकमा दे दिया, लेकिन मस्क्यूलर स्टूडेंट ने अपनी आर्मर इक्विपमेंट समन कर ली थी। इसी बीच, जब सभी का ध्यान स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर था, आरव ने चुपके से अपने स्टार पैटर्न को पूरा कर लिया था। क्या मैंने तुमसे आरव पर नजर रखने को नहीं कहा था? भैरो अचानक चिल्लाया। सभी का ध्यान वुल्फ पर था, और इसी दौरान आरव ने अपनी लाइटनिंग स्पेल को तैयार कर लिया था। अब उसका शरीर बैंगनी बिजली से ढका हुआ था, और वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
जब कोई मैजिशियन लाइटनिंग की शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, तो उसकी ताकत असाधारण हो जाती है। जैसे ही उसने स्टार पैटर्न पूरा किया, अब ये तय था कि उसके ओपोनेंट हारने वाले हैं। इंद्र वज्र, थंडरबोल्ट, ये करने की हिम्मत मत करना। भैरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए आखिरी शेडो स्पाइक को फायर किया। मैं इसे संभाल लूंगी, ब्रिलियंट लाइट। श्वेता ने सही समय पर कदम उठाया। आरव के ऊपर एक तेज सफेद रोशनी फैली। चमकदार किरणों ने पूरे इलाके को इतनी तीव्रता से रोशन कर दिया कि कुछ भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। इस तेज रोशनी ने तुरंत शैडो थॉर्न को उजागर कर दिया, जो आरव की तरफ बढ़ रहा था। रोशनी से टकराते ही उसकी स्पीड धीमी हो गई और वो आखिरकार पिघलकर गायब हो गया। चिन्मय, जो लगभग पागल होने की कगार पर था, अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या मजाक है? पिछले मैच में श्वेता ब्रिलियंट लाइट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आरव के साथ टीम बनाकर उसने इसे इतने अच्छे से इस्तेमाल किया कि उसने आरव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और शैडो रोज का आखिरी थॉर्न नष्ट कर दिया। श्वेता की ब्रिलियंट लाइट एकदम सही समय पर आई थी, जैसे उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी हो। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। जल्दी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो। भैरव की टीम के चेहरे डर से पीले पड़ गए। आरव का सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट स्पेल अब उनके सामने था, और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब बिजली के प्रकोप का आनंद लो। आरव अभी भी खड़ा था, उसने ड्यूलिंग ग्राउंड्स के ऊपर मंडराते हुए काले बादलों को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया, उसकी आंखें चमक उठी, और बिजली की एक भयानक चमक भैरव की टीम के बीच गिरी। विस्फोट ने तुरंत मंच को टुकड़ों में तोड़ दिया और उन टुकड़ों को हवा में उछाल दिया। फिर से, आरव ने कहा, और एक और बिजली की चमक, बैंगनी और काली रंग की, भैरव के सिर पर सीधे गिरी। भैरव अपनी फुर्ती के साथ इसे चकमा देने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब दो और लाइटनिंग्स गिरी, तो उसे भागने की कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार, उसने अपने आर्मर इक्विपमेंट को एक्टिवेट किया। हालांकि आर्मर ने बिजली की भारी ताकत को सहन किया, फिर भी उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां लगभग टूटने वाली थीं। लाइटनिंग सीड इंद्र वज्र का स्पेस ट्रेम्बलिंग इफेक्ट, जब इसे तीसरे लेवल थंडरबोल्ट के साथ मिलाया जाता है, तो इफेक्ट और भी भयानक हो जाता है। बिजली की एक ही चमक से आसपास का पूरा इलाका कांपने लगता है, और जब और भी बिजली की चमकें गिरती हैं, तो ये प्रभाव बढ़ता जाता है। भले ही आर्मर ज्यादातर नुकसान को सह ले, लेकिन स्पेस ट्रेम्बलिंग इफेक्ट से बचना मुश्किल हो जाता है। भैरव और उसकी टीम को लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से खड़े रहने में भी कठिनाई हो रही थी। उनकी टीम की जो फीमेल मैजिशियन थी, वो अच्छी हालत में थी। उसका डिफेंस बाकियों से बेहतर था, और वो बिजली की सीधी मार से बच गई थी क्योंकि वो थोड़ी दूर खड़ी थी। दूसरी ओर टीम के बाकी मेंबर्स अपनी सभी शील्ड्स और आर्मर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे खुद को बचाने के लिए। आर्मर इक्विपमेंट्स महंगी होती हैं, और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपनी शील्ड्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन तब आरव की आवाज फिर से गूंजी, रोज फ्लेम, फियरी फिस्ट, 9 हॉल्स। जब आरव लड़ाई को सीरियसली ले लेता है, तो वो कोई परवाह नहीं करता कि कितने लोग हैं या कितनी लेयर की डिफेंस है, सभी को बस चूहों की तरह भागना पड़ता है। लाइटनिंग के लगातार हमलों के बाद जबरदस्त फायर पीलर्स निकलने लगे, जो भैरव और उसकी टीम को चेक एंड मेट करने को तैयार थे।